आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है, मैनिफेस्टेशन। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये कोई जादुई शक्ति या ब्रह्मांड के साथ किया गया कोई रहस्यमयी सौदा बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो दिखाती है कि इंसानी दिमाग असल में अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करता है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस सफर में हम आधुनिक मैनिफेस्टेशन के भ्रम से लेकर न्यू थॉट की जड़ों को खंगालेंगे। फिर हम कुछ लोकप्रिय तकनीकों और गलतियों को देखेंगे, पूरी हुई इच्छा के मनोविज्ञान को समझेंगे और अंत में मैनिफेस्टेशन के न्यूरोसाइंस और वास्तविक बदलाव के खाके पर बात करेंगे। चाहे कोई विज्ञान को मानने वाला हो या आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो, इंटरनेट के आज के ट्रेंड से लेकर 19वीं सदी के इतिहास और एविडेंस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से लेकर ठोस न्यूरोसाइंस तक सब कुछ कवर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आधुनिक मैनिफेस्टेशन का भ्रम। आज के समय में सोशल मीडिया और पॉप कल्चर ने इस कंसेप्ट को जिस तरह से पेश किया है उसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग मैनिफेस्टेशन को किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने जैसा मान लेते हैं, जैसे बस ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे दिया और इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि जब चीजें किसी जादू की तरह सामने नहीं आती तो सिर्फ हताशा और निराशा हाथ लगती है। मैनिफेस्टेशन को एक जादुई लेनदेन मानना बिल्कुल गलत उम्मीदें पैदा करता है। हमारी वास्तविकता को आकार देने के लिए हमारे दिमाग को सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। अब यह विचार आखिर आए कहां से? चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। भाग 2, न्यू थॉट की जड़ें। ये सब इंटरनेट की आधुनिक दौर से बहुत पहले की बात है। 1800 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में ट्रांसेंडेंटलिज्म का उदय हुआ, जिसने रहस्यवाद और आदर्शवाद का एक अनोखा मिश्रण पेश किया। फिर 1840 तक आते आते द डायल जैसी पत्रिकाएं इस आंदोलन की आधिकारिक आवाज बन गईं और 1915 में विलियम वॉकर एटकिंसन ने न्यू थॉट आंदोलन के इतिहास को एक नई पहचान दी। यानी राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनके जैसे विचारकों ने सदियों पहले ही ये तलाशना शुरू कर दिया था कि हमारे विचार ही असल में हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। चलिए इतिहास से लौटकर आज के दौर में आते हैं। भाग 3, लोकप्रिय तकनीकें और गलतियां। देखते हैं कि ये ऐतिहासिक विचार आज के पॉप कल्चर में कैसे बदल गए हैं। आज के समय में इंटरनेट पर कई लोकप्रिय तरीके मौजूद हैं, जैसे किसी विचार को लगातार 5 दिनों तक 55 बार लिखना, जिसे 55x5 तकनीक कहते हैं, 369 मेथड या फिर विजन बोर्ड्स बनाना। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, बिना सही मनोवैज्ञानिक तालमेल के ये तकनीकें अक्सर बुरी तरह फेल हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं पर नतीजे सिफर रहते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही आम गलतियां हैं। पहला, किसी चीज की कमी महसूस करते हुए उसे पाने की कोशिश करना। दूसरा, हर चीज पर कंट्रोल रखने की कोशिश को ही स्पष्टता समझ लेना। तीसरा, अपने अंदर के विचारों और बाहरी लक्ष्यों में तालमेल ना होना। चौथा, इसे एक लेनदेन मान लेना। और पांचवा, वर्तमान में जीने के बजाय बस भविष्य का इंतजार करना। असल में जब किसी चाहत के साथ बेताबी और निराशा जुड़ जाती है तो हमारे दिमाग में एक कमी का मनोवैज्ञानिक लूप बन जाता है और हम उसी में फंस कर रह जाते हैं। तो इस कमी के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? यहीं पर एंट्री होती है भाग 4 की, पूरी हुई इच्छा का मनोविज्ञान। ये वो मनोवैज्ञानिक पुल है जो इन पुराने आध्यात्मिक विचारों को सीधे आधुनिक थेरेपी से जोड़ता है। प्रसिद्ध विचारक नेविल गोडार्ड का एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट है इच्छा पूरी होने की भावना में जीना। मतलब जो लक्ष्य पाना है उसे मानसिक रूप से पहले ही हासिल कर लेने की भावनाओं को महसूस करना। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे मेंटल रिहर्सल और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहा जाता है। जब हम उस भावनात्मक स्थिति को पूरी तरह से अपना लेते हैं कि हमें वो चीज़ मिल गई है, तो ये हमारी आंतरिक स्थिति को बदल देता है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे बाहरी व्यवहार में भी अपने आप बदलाव आने लगते हैं। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाता है कि क्लिनिकल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी और मैनिफेस्टेशन की प्रथाओं के बीच कितना सीधा संबंध है। सीबीटी में जिसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, मैनिफेस्टेशन में वो पुरानी धारणाओं को बदलने के समान है। सीबीटी के व्यवहारिक प्रयोग मैनिफेस्टेशन में वांछित परिणामों के अनुरूप काम करने जैसे हैं। सीबीटी की कल्पना ही मैनिफेस्टेशन का इच्छा पूरी होने की भावना में जीना है
और एफर्मेशंस, वे बस खुद को मजबूत बनाने वाले विचारों को दोहराना है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग 5, मैनिफेस्टेशन का न्यूरोसाइंस। चलिए उन ठोस वैज्ञानिक तथ्यों और दिमाग की मशीनरी पर बात करते हैं जो इस पूरे फिनोमिनन के पीछे काम करती है। क्या कभी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS का नाम सुना है? ये हमारे ब्रेनस्टेम में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो दिमाग के गेटकीपर या स्पैम फिल्टर की तरह काम करता है। हर सेकंड हमारे आसपास लाखों चीजें हो रही हैं, लेकिन RAS तय करता है कि किस चीज पर हमारा ध्यान जाएगा। जब लक्ष्य बिल्कुल साफ होते हैं तो ये RAS उन सभी फालतू जानकारियों को फिल्टर कर देता है और केवल उन मौकों को सामने लाता है जो हमारी प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं। इसके बाद आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू। हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, यह अनुभवों और विचारों के आधार पर लगातार नए कनेक्शंस बनाता है। इसे ताज़ी गिरी हुई बर्फ में एक नया रास्ता बनाने जैसा समझिए। बार बार एक ही तरह के विचार सोचने या व्यवहार करने से दिमाग में पूरी तरह से नए और स्वचालित रास्ते बन जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के इस कंसेप्ट को डोनाल्ड हेब के इस बहुत ही मशहूर कोट से समझा जा सकता है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ वायर हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम अपने लक्ष्यों को लिखते हैं या विजुअलाइज करते हैं तो हम एक साथ अपनी कई इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे मल्टी सेंसरी एनकोडिंग कहते हैं। और ये सचमुच हमारे दिमाग की भौतिक संरचना में बदलाव ला देता है। और फिर बात आती है डोपामाइन की। इसे अक्सर सिर्फ खुशी का रसायन माना जाता है, लेकिन असल में ये मोटिवेशन का मॉलिक्यूल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन केवल इनाम या लक्ष्य मिलने पर ही रिलीज नहीं होता, बल्कि जब हम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करते हैं तब उस इनाम की उम्मीद में भी दिमाग इसे रिलीज करता है। यही हमें काम करने की ऊर्जा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसे साबित करने के लिए मनोवैज्ञानिक एलन रिचर्डसन की एक बेहद दिलचस्प स्टडी देखते हैं। उन्होंने बास्केटबॉल खिलाड़ियों को फ्री थ्रो की प्रैक्टिस कराई। जिन खिलाड़ियों ने कोर्ट पर जाकर शारीरिक रूप से प्रैक्टिस की, उनके प्रदर्शन में 24% का सुधार दिखा गया। अभ्यास से सुधार आना तो बहुत ही आम बात है, इसमें क्या खास है? खैर, इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि एक दूसरा ग्रुप भी था। इस ग्रुप ने शारीरिक रूप से बिल्कुल अभ्यास नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ मानसिक रिहर्सल की। उन्होंने केवल अपने दिमाग में सही थ्रो करने की कल्पना की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके प्रदर्शन में भी 23% का शानदार सुधार हुआ। यह हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन सिस्टम की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो इतिहास, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के इन सभी तारों को एक साथ जोड़ते हुए हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, भाग 6, वास्तविक बदलाव का खाका। आइए देखते हैं कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। रॉबिन सेंटर फॉर बिहेवियरल मेडिसिन के अनुसार ये 4 चरणों वाला एक ठोस न्यूरोबायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। पहला, एक साफ इरादा तय करें जो हमारे RAS को दिशा देगा। दूसरा, विचारों को बार बार दोहराकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठाएं। तीसरा, डोपामाइन रिलीज करने के लिए इनाम और सफलता को विजुअलाइज करें। और चौथा, मानसिक रिहर्सल करें। इस तरह मैनिफेस्टेशन जैसी अमूर्त बातें बदलाव की एक बेहद सख्त और वैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाती हैं। हम इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही उकसाने वाला सवाल छोड़ रहे हैं। क्या लक्ष्य तय करने वाले लोग सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि हालात अपने आप बदल जाएंगे, या फिर वे उस वास्तविकता को बदलने के लिए सक्रिय रूप से अपने दिमाग की रीवायरिंग कर रहे हैं? याद रखिए, हमारे पास खुद के न्यूरल पाथवेज को आकार देने और असल जिंदगी में असली गति पैदा करने की पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी मौजूद है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और दिमाग की असीम ताकत को पहचानते रहें।